नमस्कार एंड वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट ऑन MEUP, दैट इज मेडिकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश। मेरा नाम है वंदना त्रिभुवन सिंह और आज हम लोग फिर से वापस आए हैं टू रेज अवेयरनेस ऑन अनदर टॉपिक कॉल्ड हाइपरटेंशन, जिसे कॉमनली हाई बीपी नाम से भी जाना जाता है, हाई ब्लड प्रेशर। ये एक बहुत ही बड़ी समस्या बनती जा रही है हमारी कंट्री में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में। और इसके बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कौसर उस्मान। वेलकम सर। And Dr. Kausar Usman, who is a professor at KGMU in the Department of Medicine. So, Dr. Kausar, क्यों ये इतना बड़ा बर्डन माना जा रहा है आजकल हाइपरटेंशन? एक दुनिया में क्यों, कितने लोग पीड़ित हैं, इसके बारे में कुछ डेटा कुछ बताइए कि क्यों इतना। देखिए, हमारे चेंजिंग डाइट और चेंजिंग लाइफ स्टाइल की वजह से पूरी दुनिया में बीमारी बढ़ रही है। अगर हम डाटास की बात करें तो ग्लोबल डाटा जो है वो पूरी दुनिया में तकरीबन 1.4 बिलियन से ज़्यादा लोग हाइपरटेंशन की बीमारी से पीड़ित हैं और हर साल 10 मिलियन लोगों की डेथ केवल ब्लड प्रेशर के कारण होती है। और अगर अपने कंट्री की बात करें तो जो रिसेंट सर्वे है उसके हिसाब से हर चौथे या पांचवा जो वयस्क है, एडल्ट जो है, उसको हाइपरटेंशन की बीमारी है। यानी 20 से 25% लोग हाइपरटेंशन से सफ़र करते हैं, irrespective of the जेंडर, okay रूरल, अर्बन, जेंडर, irrespective of it, region region, state, territory, whatever you say, right? So in the country, this is the average prevalence of hypertension. okay इसके बारे में this लेकिन is a very big thing that you're saying, one on every 5 person, yes, 1 every 4% you can say, one every 4 person, yes, right? suffering from hypertension. So it is the one of the most common non-communicable disease in the adults, ये आप कह सकती हैं कि सबसे कॉमन बीमारी है अगर लाइफ स्टाइल डिजीज़ की बात करें तो। लेकिन इसके बारे में एक खास बात है, वो कही जाती है रूल ऑफ 50। यानी हाइपरटेंशन एक ऐसी बीमारी जिसके बारे में लोगों को मालूमात नहीं है। रूल ऑफ 50 50। यानी जितने हाइपरटेंशन के पेशेंट्स हैं उनके 50% लोगों को ही मालूम है कि वो ब्लड प्रेशर की बीमारी से ग्रसित हैं या पीड़ित हैं। और जिन 50% लोगों को मालूम है उसमें केवल 50% ही ट्रीटमेंट लेते हैं मालूम होने के बावजूद। ओके ओके। और जितने लोग ट्रीटमेंट लेते हैं उसमें से केवल 50% का वेल कंट्रोल होता है, यानी टारगेट अचीव कर लेते हैं। तो अगर आप इस तरह से देखें तो हार्डली 12.5% टोटल मरीज है जिनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, जो टोटल मरीज। मगर ये सिनेरियो हमारे कंट्री में और भी ज़्यादा भयावह है। अभी जो रिसेंट सर्वे है, अभी उसका इसमें पब्लिकेशन भी है, बहुत बड़े जर्नल, जामा कहते हैं उसको, कि इंडिया में जितने ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उसमें हार्डली 8% लोगों का ब्लड प्रेशर वेल कंट्रोल्ड है, जिसे आप कहते हैं टू अचीव द टारगेट। 90% तो मरीज़ वो हैं या तो इनको मालूम ही नहीं है कि ब्लड प्रेशर की बीमारी है, अगर मालूम है तो वो दवाइयाँ नहीं ले रहे हैं, और अगर दवाइयाँ ले रहे हैं तो कंट्रोल नहीं है। तो ये जो स्थिति है ये बहुत ही भयावह है हमारे लिए, और समय के साथ साथ ब्लड प्रेशर के मरीज़ बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि हमारी लाइफ स्टाइल चेंज होती जा रही है। तो ये ज़रूरी है कि इसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जाए और लोगों को बताइए। हाइपरटेंशन को कॉमनली साइलेंट किलर भी बोला जाता है, तो क्यों इसे साइलेंट किलर बोला जाता है? क्या इसके कोई अर्ली डिटेक्शन की पॉसिबिलिटीज़ हैं, या किस तरीके से जाना जा सकता है कि उन्हें हाइपरटेंशन है लोगों को? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ब्लड प्रेशर के बारे में लोगों की अवेयरनेस कम है, पुअर है। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये कि इसमें कोई ख़ास सिम्टम नहीं होते। ज़्यादातर मरीजों को कोई लक्षण नहीं होता, कोई सिम्टम नहीं होता, एसिम्टोमेटिक होता है। अगर कुछ लक्षण होते भी हैं तो बड़े नॉन स्पेसिफिक होते हैं, जैसे थकान रहना, बहुत टायर्ड फील करना, आपकी नींद डिस्टर्ब रहना, या कानों में सनसनाहट की आवाज़ आना, या चक्कर बीच में थोड़ा बहुत आ जाना, या हल्का फुल्का सर में दर्द होना, और ख़ास करके सुबह के समय और सर के पिछले हिस्से में दर्द होना। मगर ये कोई सिम्टम उसके स्पेसिफिक नहीं है, बहुत सी और बीमारियों में भी पाए जाते हैं। तो इसलिए लोगों को मालूम नहीं है कि उन्हें ब्लड प्रेशर की बीमारी है। लेकिन इसके कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा हैं। अगर आपका ब्लड प्रेशर लगातार बढ़ा हुआ है और अनकंट्रोल्ड है तो आपके हार्ट को, ब्रेन को, किडनी को, आँखों को, और जो पेरिफेरी वेसल्स हैं आपके शरीर में, जो धमनियाँ हैं, उनको डैमेज हो सकता है। अब आप इसी से अंदाज़ा इस बात का लगा लीजिए कि अगर हम एमआई की बात करें या एंजाइना की बात करें, या हार्ट की फंक्शनिंग जिसको कम हो जाती है तो हार्ट फेलियर कहते हैं, उसकी बात करें, या दिमाग में जो पैरालिसिस होती है, जैसे दिमाग में खून का थक्का जम जाना, या ब्रेन हेमरेज हो जाना, या इसी तरह से किडनी डैमेज हो जाना जिसको सीकेडी कहते हैं, क्रॉनिक किडनी डिजीज़, या आँखों के पर्दों पर असर आ जाना, रेटिनोपैथी जिसको हम कहते हैं, इन सब का खतरा दोगुने ज़्यादा हो जाता है अगर आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, अगर आप उसका इलाज नहीं कर रहे हैं, लगातार ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड है। साइलेंट किलर इसीलिए है कि लोगों को इस बात की मालूम नहीं होता कि उनको ब्लड प्रेशर बीमारी है, वो दवाइयाँ नहीं लेते हैं या कोई परहेज़ नहीं करते हैं, और फिर इन कॉम्प्लिकेशन से डॉक्टर्स के पास जाते हैं। इसीलिए इसको साइलेंट किलर कहते हैं। डायग्नोज करने का कि आपको हाइपरटेंशन है या नहीं, सिर्फ केवल एक रास्ता है। दिस इज ओनली वे टू डायग्नोज एंड टू कन्फर्म इट।
कि आप मेज़र कराएं। इसीलिए याद रखिए, किसी भी वजह से अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक बार अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करा लें, क्योंकि एक बढ़ती हुई समस्या है और मैंने बताया कि देयर इज ओनली वन वे टू डायग्नोज। तो आप डॉक्टर अगर आप ब्लड प्रेशर चेक करा लेंगे तो अगर वो बढ़ा हुआ है तो उसको हाइपरटेंशन कहते हैं। लेकिन एक आपने क्वेश्चन पूछा कि कब कहेंगे कि हाइपरटेंशन है, तो बड़ा उसके सिंपल क्राइटेरियाज हैं। नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 से कम होता है। 120/80 तो एक डिजिट है, ऊपर की उसको सिस्टोलिक कहते हैं, नीचे डायस्टोलिक होती है। सिस्टोलिक प्रेशर वो है जब आपका हार्ट पंप करता है तो जिस प्रेशर के साथ ब्लड पूरे वेसल्स में जाता है, पूरी बॉडी में जाता वो है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। जब हार्ट रिलैक्स करता है उस समय जो ब्लड प्रेशर होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। जब आप ब्लड प्रेशर मशीन से उसको मेज़र करते हैं तो आप प्रेशर बढ़ाते हैं, आपके आर्टरी में प्रेशर ब्लड फ्लो रुक जाता है। उसके बाद जब साउंड आना शुरू होती है तो वो सिस्टोलिक होता है, और जब साउंड आना बंद हो जाती है तो उसको डायस्टोलिक कहते हैं। तो ये एक मेजरमेंट का क्राइटेरिया है। तो सवाल ये कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर लेस देन 120 सिस्टोलिक, लेस देन 80 डायस्टोलिक। 120/80 से अगर आपका ब्लड प्रेशर कम है तो आप नॉर्मल है, ओके, कम एज इन कितना कम? उससे जितना भी कम हो। क्योंकि ये रिसर्च से देखा गया है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर जब भी 115 सिस्टोलिक और 75 डायस्टोलिक से जब बढ़ना शुरू होता है तो ये ज्यों ज्यों बढ़ता जाएगा कॉम्प्लिकेशन और डैमेज के खतरे बढ़ते जाएंगे, ओके, पर्सन जो है वो हाइपर सेंसिटिव होते जा रहा है एंड हाइपरटेंसिव हो रहा होता है। जाएगा। और जितनी ज़्यादा ब्लड प्रेशर होगा डैमेज के चांसेस, डैमेज का रिस्क उतनी ही ज़्यादा है। आर्टरीज में प्रेशर उतना ही बढ़ेगा, वेन्स में प्रेशर हाँ उतना उतनी ही ही बढ़ेगा और फिर उसकी वजह से आपके हार्ट, किडनी, ब्रेन, आई सब पे बढ़ेगा, सब अंदर ही बर्स्ट होने का खतरा डैमेज है। बढ़ता रहेगा। लेकिन अब सवाल ये किसी को लेबल कैसे करें कि हाइपरटेंशन, ये बहुत सीरियस इशू है। क्योंकि हाइपरटेंशन एक ऐसी डिजीज़ है जो क्योरेबल तो नहीं है। तो आपने अगर किसी को लेबल कर दिया कि आप हाइपरटेंसिव हैं, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू, यू नो, दिस इज नॉट क्योरेबल। इट्स नॉट क्योरेबल। तो दैट्स व्हाई इट्स अ सीरियस इशू टू लेबल ए पर्सन एज अ हाइपरटेंसिव। अगर आपने किसी को हाइपरटेंसिव बता दिया तो लाइफ लॉन्ग हाइपरटेंशन, मेजॉरिटी पेशेंट, राइट। तो कब हम कहेंगे कि ब्लड हाइपरटेंशन की बीमारी है? अगर किसी का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन 140, 140 से ज़्यादा, और डायस्टोलिक 90 से ज़्यादा, मोर देन 90, 90 से ज़्यादा, अगर 2 बार से ज़्यादा मेज़र करने पे उसका एवरेज है और 2-3 बार आपने मेज़र किया 2 सिटिंग में, अगर ये लगातार आ रहा है तो इसका मतलब ब्लड प्रेशर की बीमारी है। और ऐसे लोगों को डॉक्टर से बताए हुए तरीके पे चलना चाहिए। ये अटेंशन, बिकॉज इफ इट परसिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम कॉम्प्लिकेशन इज बाउंड टू डेवलप। और उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाना चाहिए। बिल्कुल हो जाना चाहिए। ऑलराइट, ठीक है। तो अच्छा, सिस्टोलिक डायस्टोलिक दोनों एक ही साथ बढ़ता है या अलग अलग भी बढ़ता हाँ, है? ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। आमतौर पे होता क्या है कि पहले डायस्टोलिक बढ़ना शुरू होता है। ये एक बॉडी की नॉर्मल फिजियोलॉजी है, नेचुरल है कि डायस्टोलिक बढ़ना शुरू होता है। ये तकरीबन 55 साल तक डायस्टोलिक बढ़ता है। सिस्टोलिक भी बढ़ता है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। रेस्टिंग फेज है उसमें वो जल्दी बढ़ता है। हाँ, एज के साथ साथ ब्लड प्रेशर बढ़ता जाता है। लेकिन ये देखा गया कि 55 साल तक डायस्टोलिक बढ़ता जाता है और सिस्टोलिक कम बढ़ता है। लेकिन 60 साल की उम्र के बाद डायस्टोलिक बढ़ना कम हो जाता है, क्योंकि डायस्टोलिक कम होने लगता है लेकिन सिस्टोलिक बढ़ता रहता है। तो ये जो सिस्टोल और डायस्टोल के बीच का जो फ़र्क है, जो डिफरेंस है बिटवीन सिस्टोल एंड डायस्टोल, इसको कहते हैं पल्स प्रेशर। तो 60 साल के बाद चूँकि डायस्टोल कम होने लगता है इसलिए सिस्टोल की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, यानी जो अपर लेवल है वो उसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, उसको भी कंट्रोल करना चाहिए। और कभी कभी बुज़ुर्गों में, एल्डरली में आप देखते हैं कि सिर्फ सिस्टोल बढ़ा होता है। बहुत से पेशेंट हमारे पास आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब नीचे वाला तो इनका बढ़ता ही नहीं बल्कि कम ही रहता है, ऊपर वाला बहुत बढ़ता है। हाँ, ऊपर वाला बढ़ता है तो क्या उसका इलाज करना चाहिए? यस, करना चाहिए। सिस्टोलिक हाइपरटेंशन इसको हम कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, यानी केवल सिस्टोल बढ़ा हुआ है। खास करके ये ज़्यादा उम्र में देखा जाता है, 60, 65, 70। लेकिन उसका भी इलाज ज़रूरी है क्योंकि उसका सीधा संबंध है हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज वगैरह जैसी बीमारियों से, डैमेज से। See, I've been having this question on my mind for a long time. Like, जब सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ता है तो ऑब्वियसली हार्ट इज पंपिंग हार्डर। नो, हार्ट हैज़ टू पंप हार्डर बिकॉज आपकी जो नसें हैं, आर्टरीज हैं जिनमें ब्लड फ्लो होकर जा रहा है, वो आर्टरी में रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया है, उसकी थिकनिंग ज़्यादा हो गई है। और वो वो आर्टरीज, यस, विद द एजिंग, जिस प्रोसेस को हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। और वो एथेरोस्क्लेरोसिस बढ़ती जाएगी, रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, तो हार्ट हैज़ टू पंप मोर एंड मोर अगेंस्ट द हाई ब्लड प्रेशर। तो इट हैज टू अप्लाई मोर हाँ, फोर्स। तो हार्ट पे प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी, हार्ट पे बर्डन बढ़ता जाएगा। इसीलिए ऐसे मरीजों में ये देखा गया कि हार्ट का साइज बढ़ जाता है, जिसको हम लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी कहते हैं। और फिर धीरे हार्ट पंप करना फेल हो सकता है, हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी कम हो सकती है, जिसको हम हार्ट फेलियर कहते हैं, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर।
तो ये अल्टीमेटली हार्ट, क्योंकि वो इम्पल्स उसको मिलेगा नहीं इतना बड़ा हाँ, तो हार्ट को प्रेशर। ज़्यादा पंप करना पड़ेगा उस प्रेशर के अगेंस्ट। इसी तरह से जैसे ब्रेन में आपकी जो वेसल्स हैं, आर्टरीज हैं, अगर उस पर सडन प्रेशर बढ़ गया तो रप्चर भी कर सकती हैं, फट सकती हैं नसें, जिसको आप ब्रेन हेमरेज कहते हैं, उस प्रेशर की वजह से। Is there something called pulmonary hypertension? No, it is something different. There are two system of vessels in the body. One is systemic, अदर is जो लंग में जाती है वो पल्मोनरी वेसल्स हैं। ये पल्मोनरी हाइपरटेंशन अलग है। मैं जिस हाइपरटेंशन की बात करता हूँ वो सिस्टमिक हाइपरटेंशन। Systemic, right? All right. अच्छा, मतलब इतना सारी कॉम्प्लिकेशंस है इसकी, तो क्या इवन द नॉन पेशेंट्स, द वंस हु डू नॉट गेट अ हेडेक और समथिंग, क्या रेगुलरली उन्हें घर पे मॉनिटर करना चाहिए? पहला चीज़। दूसरा, कि जिनको मालूम है हमें हाइपरटेंशन है, क्या उन्हें घर पे ही मॉनिटर करते रहना चाहिए और शुड दे विजिट देयर डॉक्टर रेगुलरली? ये एक अच्छा सवाल किया आपने। आजकल हम लोग होम मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर को इंकरेज करते हैं, उसके कई फ़ायदे हैं। लेकिन आपको जब शुरू में ब्लड प्रेशर पता चले तो बेहतर है कि आप डॉक्टर के पास फॉलोअप में जाएं, और जब तक कंट्रोल ना जाए डॉक्टर से फॉलोअप में रहें। उसके बाद से, अब चूँकि आपको मेडिसिन लेनी है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखना है, तो आप होम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग कर सकते हैं। मॉनिटरिंग के लिए जो पहली चीज़ है वो इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट कौन सा लें? जो सबसे पहले शुरुआत हुई, जब ब्लड प्रेशर मेजरमेंट शुरू हुआ, हिस्ट्री से के हिसाब से देखें तो मरकरी का आया, जिसे आप स्फिग्नोमीटर कहते हैं। लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट धीरे धीरे अब पूरे ग्लोबली, वर्ल्ड वाइड इसको हम हटा रहे हैं, क्योंकि मरकरी से इन्वायरमेंट हजार्ड होता है। तो अब जो मशीनें आ गई हैं वो मशीनें हैं आपकी ऑटोमेटिक, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ऑटोमेटिक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और एक तरह से अच्छी इसलिए हैं कि कोई भी उसको उससे मेजरमेंट कर सकता है। तो जब तक कि आपका ब्लड प्रेशर एक ऑप्टिमली नॉर्मल लिमिट में कंट्रोल ना हो जाए, आप डॉक्टर के फॉलोअप में रहें। लेकिन साथ साथ एक मशीन आप खरीद करके घर पे भी मेजरमेंट कर सकते हैं, और वो मशीन ये कि आप उसको कैलिब्रेट कराएं, वैलिडेटेड हो। डॉक्टर्स आपको बेहतर बता सकते हैं कौन सी मशीन बेहतर है। लेकिन जो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ब्लड प्रेशर मेजरमेंट की टेक्निक क्या होनी चाहिए। एब्सोल्युटली। अक्सर एक रीडिंग लोग मेजर करके कह देते हैं मुझे ब्लड प्रेशर है, नहीं, ऐसा नहीं होता। ये डॉक्टर के लिए भी ज़रूरी है और पेशेंट के लिए भी ज़रूरी है। कुछ प्रीरिक्विजिट्स हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो ब्लड प्रेशर मेज़र करते वक्त फुलफिल करना चाहिए। जैसे कि आप कम से कम 5 मिनट कंफर्टेबली बैठे हों। ना रिलैक्स्ड, ये नहीं कि आप फ़ौरन दौड़ते भागते हुए गए डॉक्टर की क्लिनिक में चले गए, मेरा बीपी मेजर कर दीजिए। नो, नॉट लाइक दिस। हाँ, तो ही बढ़ गया होगा। तो आप कहीं भी जाएं, क्लिनिक पे जाएं अगर, तो कम से कम 5 मिनट आप रिलैक्स रहें। दूसरे, आधे घंटे के अंदर आपने कोई खाना न खाया हो, स्पेशली चाय, कॉफ़ी, स्मोकिंग न की हो, बिकॉज ये आपका ब्लड प्रेशर एक्यूटली बढ़ा देते हैं। तीसरी चीज़ ये कि जब आप ब्लड प्रेशर मेजरमेंट कराने के लिए बैठें तो आपकी बैक सपोर्टेड, आपकी फीट ग्राउंड पे हो, और आपका जो हाथ है, जो कफ आपका बांधा जा रहा है, रेस्टिंग और हार्ड के लेवल पे। ओके ओके। अक्सर कफ मेजरमेंट, जो कफ का साइज होता है वो भी सही नहीं होता। अब देखिए बहुत से ओबीज लोग होते हैं, बहुत से पेशेंट होते हैं ओबीज, आते हैं 100-110 kg बैठे, उनके आर्सन बहुत ज़्यादा है, तो उनके लिए कफ का साइज अलग होता है। तो कफ साइज आपका ऐसा होना चाहिए कि जिसके अंदर ब्लैडर है वो कम से कम 80% आपके आर्म को कवर करे। तो ये 80% आर्म को कवर करे, और तब उसका से धीरे धीरे आप उसको प्रेशर बढ़ाएं और धीरे धीरे उसको डिफ्लेट करें। तो ये जो मेजरमेंट होता है ये एक्यूरेट होता है। तो अक्सर ये सब प्रिकॉशंस हम नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर की जो रिकॉर्डिंग है, जो मेजरमेंट है, वो इरेटिक हो सकता है, गलत भी हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि सिर्फ एक रीडिंग पे अपने आप को ये ना कहें कि हम हाइपरटेंसिव हैं। कम से कम 2-3 रीडिंग्स लें, 2-3 मिनट के गैप पर लें, और अगर लगातार ये मोर देन 140/90 है तब इसका मतलब हाइपरटेंशन पेशेंट है। सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर इज़ गुड। वाई डू वी इंकरेज? हम क्यों चाहते हैं कि लोग अपना ब्लड प्रेशर घर पे मेज़र करें? पहली बात तो आपको ये मालूम रहेगा कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल है कि नहीं कंट्रोल है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप जो मेडिसिन का जो भी आप उसका असर है कि नहीं है। हाँ, डोज एडजस्ट करने में आसानी होती है, फिर आपको खुद एक खुशी होती है कि नहीं, मेरी बीमारी कंट्रोल है, मुझे कोई आगे खतरा नहीं है। एक कंडीशन और होती है जिसको हम लोग कहते हैं वाइट कोट हाइपरटेंशन। वाइट कोट हाइपरटेंशन? यस। तो वाइट कोट, हाँ, तो जितने ब्लड प्रेशर के हमारे पेशेंट्स हम मेज़र करते हैं उससे 15 से 20% लोग ऐसे होते हैं जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारी होते ही नहीं, लेकिन वो डॉक्टर के पास जाते हैं, रीज़न जो भी हो, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और घर पे उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है। Like because of the white coat of the doctors. So that's why the name is
वाइट कोट हाइपरटेंशन, इसका नाम ही ये दिया गया है। ये 15 से 20% लोग ऐसे होते हैं। डॉक्टर को देखकर, उनका वाइट कोट देखकर ही तो उनका- डॉक्टर का या क्लिनिक का या हॉस्पिटल का एटमॉस्फेयर देख के या स्ट्रेस की वजह से, कि हॉस्पिटल अपने आप में स्ट्रेसफुल जगह है, तो इसलिए उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो उसे हम कहते हैं वाइट कोट हाइपरटेंशन। तो अगर आप घर पे ब्लड प्रेशर मेज़र करते हैं और आपका ब्लड प्रेशर नहीं है, नॉर्मल आ रहा है, तो इसका मतलब आपको वाइट कोट हाइपरटेंशन, आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज हमारे कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे हुए हैं। आई रिमेंबर ए लेडी वो वाज डायग्नोज एज हाइपरटेंशन। उसे ट्रीटमेंट दिया जाता था, वो खाती थी, उसको चक्कर वगैरह आता था, फिर आती थी, मेजर कराती थी डॉक्टर के पास, तो फिर ब्लड प्रेशर और बढ़ा होता था। तो हम लोग ये कहते थे कि लोग कहते थे डॉक्टर की भाई चक्कर आ रहा है इसलिए कि आपको ब्लड प्रेशर है। एंड अनफॉर्चुनेटली हर बार उसकी मेडिसिन बढ़ती जाती थी और अल्टीमेटली शी वॉज नॉट एबल टू कंसीव, रादर शी डिलीवर्ड स्टिल बर्थ। रीजन वॉज शी वॉज नॉट अ हाइपरटेंसिव एंड शी वॉज बीइंग ट्रीटेड एंड शी वॉज द केस ऑफ वाइट कोट हाइपरटेंशन। तो जब मेरे पास आई तो द हिस्ट्री वॉज समथिंग विच वॉज अनयूजुअल एंड एज वॉज ऑल्सो नॉट फिटिंग मच। तो मैंने कहा कि लेट अस गो फॉर द, एक टेस्ट होता है हम लोग कराते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग। तो एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग में एक मशीन होती है, कफ लगा होता है और वो मशीन उसके पास होती है और 24 से 48 घंटे लगातार हम उसका ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं। ओके। वो दिन में हर 15 से 30 मिनट पे एक रीडिंग ले लेता है और सोते समय हर 15 मिनट से 60 मिनट में, यानी 1 घंटे में रीडिंग ले लेता है। फिर उस रीडिंग को 24 या 48 घंटे बाद, जितने दिन के लिए हम देते हैं, उसको हम कंप्यूटर पे एनालाइज करते हैं। तो एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग से ये कन्फर्म हुआ कि शी वॉज नॉट हाइपरटेंसिव। That's a good way to get it. ऑफ द मेडिसिन, बगैर किसी मेडिसिन का ब्लड प्रेशर थ्रू आउट नॉर्मल था। तो कभी कभी ये एक मिस्टेक हो जाती है कि हम इरेनियसली गलत तरीके से डायग्नोज कर सकते हैं कि पेशेंट को हाइपरटेंशन। इसलिए भी होम मॉनिटरिंग ब्लड प्रेशर की इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अगर आपको क्लिनिक में ब्लड प्रेशर हाई होता है, घर पे आपका प्रेशर नॉर्मल रहता है, तो लाइकली है कि आपको वाइट कोट हाइपरटेंशन है और आपको हाइपरटेंशन की बीमारी नहीं। नहीं है। ऑलराइट। और इसके रिवर्स भी एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं मास्क्ड हाइपरटेंशन। मास्क्ड। मास्क्ड हाइपरटेंशन, मास्क है, छुप गया। मास्क्ड हाइपरटेंशन नहीं कि डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल आता है और जब घर पे जाते हैं या अपने ऑफिस में रहते हैं या वर्किंग प्लेस पे रहते हैं उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है, क्योंकि वो मोस्टली वो स्ट्रेसफुल एटमॉस्फेयर में रहते हैं जहाँ उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा होता है। तो कम से कम ये भी चीज़ डिटेक्ट हो सकती है एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग से। या घर पे मॉनिटर कर लें। होम एम्बुलेटरी तो डॉक्टर्स यूजुअली एडवाइस करते हैं जिसमें 24 से 48 घंटा लगातार एक मशीन, चाहे मास्क हो चाहे वाइट हाँ, उससे पता चल जाएगा। और घर पे मॉनिटरिंग करने से ये पता चल जाएगा कि मास्क हाइपरटेंशन तो नहीं है आपको, जिसमें ट्रीटमेंट ज़रूरी हो जाता है। ठीक है। और हम लोग उन मरीजों में ज़्यादा उसका शक होता है जब देखते हैं कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल मिल रहा है फिर भी आर्गन डैमेज है, तो हो सकता है कि मास्क हाइपरटेंशन हो। तो सेल्फ मॉनिटरिंग या होम मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर एक अच्छी चीज़ है और उसे करना चाहिए, ताकि उससे आपकी बीमारी पर नज़र रहती है और आपका कंट्रोल बेहतर होता है और आपको आर्गन डैमेज के चांसेस कम हो जाते हैं। तो रोज करना चाहिए मॉनिटरिंग घर पे या फिर ये डिपेंड करता है। वैसे अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल है तो आप 3 दिन या 1 हफ्ते में एक बार कर लें, कोई ज़रूरी नहीं कि रोज़ करें। ओके, अगर प्रॉपर डोजेस से कंट्रोल्ड है तो आप हफ्ते में भी एक बार कर सकते हैं। तो डॉक्टर उस्मान, लाइक किन लोगों को ज़्यादा रिस्क है हाइपरटेंशन होने का या हाई बीपी होने का? देखिए, इसके 2 फैक्टर्स होते हैं मेनली कि किसी को ब्लड प्रेशर हो सकता है या वो प्रोटेक्टेड रहेगा। एक होता है जेनेटिक, दूसरा होता है इन्वायरमेंट। अगर जेनेटिक की बात करें तो कोई एक सिंगल जीन नहीं है जो रिस्पॉन्सिबल हो। अगर ऐसा होता कि एक सिंगल जीन आपके अंदर है तो उससे ब्लड प्रेशर की संभावना ज़्यादा है तो हम जीन थेरेपी से ठीक कर लेते। सो देर आर सो मेनी जीन्स विच प्ले ए रोल। हाँ, एक चीज़ ये है कि अगर आपकी फैमिली में यानी आपके पेरेंट्स को ब्लड प्रेशर की बीमारी है, हाइपरटेंशन की बीमारी है, तो आपको संभावना ज़्यादा हो जाती है। अगर किसी के माँ बाप को ब्लड प्रेशर है तो बच्चों को होने की संभावना ज़्यादा है। लेकिन मेरी ये बात इंपॉर्टेंट है कि जेनेटिक फैक्टर से ज़्यादा इन्वायरमेंटल फैक्टर इंपॉर्टेंट है। ओके। और इन्वायरमेंटल फैक्टर की अगर हम बात करें तो आपकी डाइट और आपकी लाइफ स्टाइल ही रिस्पॉन्सिबल है ब्लड प्रेशर की बीमारी के लिए। जैसे पहला फैक्टर अगर मैं आपसे बताऊं तो जिन लोगों का वज़न ज़्यादा होता है, ओवरवेट हो या ओबीज हो, उनमें हाइपरटेंशन की संभावना ज़्यादा है। तो पहला रिस्क है ये। लेकिन सवाल ये कि आप ओबेसिटी कहते कब है। इंडियन पॉपुलेशन के लिए अगर आपका बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, बीएमआई ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि आपका जो वेट किलोग्राम में है उसको आप डिवाइड करें हाइट इन मीटर स्क्वायर। ये एक मेजरमेंट का तरीका है। लेकिन कट ऑफ वैल्यू ये कि अगर आपका बीएमआई 23 से ज़्यादा है तो आप ओवरवेट हैं और अगर 25 से ज़्यादा है तो आप ओबीज हैं।
और आपका ज्यों ज्यों वेट बढ़ता जाता है ब्लड प्रेशर होने की संभावना बढ़ती जाती है। सीधा सीधा इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप, सिर्फ ब्लड प्रेशर नहीं बल्कि डायबिटीज़ और हार्ट की बीमारियों का भी खतरा बढ़ता जाता है। तो पहली चीज़ तो रिस्क हो गया ओबेसिटी, ओवरवेट या ओबीज होना। सेकेंड है फिजिकल इनएक्टिविटी। अगर आप फिजिकली इनएक्टिव हैं तो आपको ब्लड प्रेशर का रिस्क ज़्यादा है। बहुत से लोग हैं सीडेंटरी लाइफ स्टाइल गुजारते हैं, चलते फिरते नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है, तो वो एक रिस्क है। तीसरा, अगर आपकी डाइट में नमक है, स्पेशली जिसे सोडियम कहते हैं, मगर उसका कंजम्पशन ज़्यादा है तो ब्लड प्रेशर की संभावना ज़्यादा है। इनएक्टिव लाइफस्टाइल तो अपने आप में लीड करेगा ओबेसिटी के लिए। हाँ, तो वही एक इंटर रिलेटेड है चीज़ें। हाँ, बहुत से लोग लेकिन अगर ओवरवेट हैं लेकिन फिजिकली एक्टिव हैं तो वो प्रोटेक्टिव है, ओके। उससे फ़ायदा होगा। भले ही उनका वेट ना कम हो लेकिन उनको फ़ायदा ज़रूर पहुंचता है फिजिकल एक्टिविटी का। याद रखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इफ समबडी इज ओवरवेट एंड ओबीज, द एम शुड नॉट बी टू रिड्यूस द वेट ओनली, एम शुड बी टू एक्टिव। तो अगर आपका वेट नहीं भी कम होता तब भी आपको मेडिकल बेनिफिट पहुंचता है। जिससे कि ब्लड का फ्लो रेगुलेट रहता है बॉडी में। वैसोडाइलेशन होता है, ब्लड वेसल्स आपकी डायलेट होती हैं, प्रेशर कम होता है। तो फिजिकल एक्टिविटी का इंडिपेंडेंट रोल है ब्लड प्रेशर की कंट्रोल में। अगर आप इनएक्टिव हैं फिजिकली, सीडेंटरी लाइफ स्टाइल है, तो हाइपरटेंशन का रिस्क आपको ज़्यादा है। मैंने आपसे बताया एक्सेस सॉल्ट कंजम्पशन, अगर आप नमक का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो रिस्क ज़्यादा है आपको। देयर वाज एन आर्टिकल आई वाज रीडिंग कि बोल रहे थे कि हिमालयन सॉल्ट लेने से बीपी नहीं होता, ऐसा कुछ होता है क्या? देखिए, जिन सॉल्ट में सोडियम कंटेंट ज़्यादा है, सोडियम का रिलेशन होता है डायरेक्ट ब्लड प्रेशर से। सोडियम का कंटेंट है उसमें तो ब्लड प्रेशर की संभावना ज़्यादा है। तो बेहतर है कि हर हाल में जो आपका नमक होना चाहिए वो लेस देन 6 ग्राम पर डे होना चाहिए। अगर 6 ग्राम से कम नमक लेते हैं तो सेफ लिमिट है ये पर डे। ओके। जैसे आपने दो फैक्टर्स बताए, एक जेनेटिक और दूसरा इन्वायरमेंटल में आपकी डाइट है, आपकी एक्सरसाइज है, आपका वेट है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि सिगरेट, बीड़ी या अल्कोहल का इस्तेमाल, इससे ब्लड प्रेशर की संभावना बढ़ जाती है। और अक्सर हमारे में मिथ होता है कि ये है नहीं सुरती। एक चीज़ याद रखना चाहिए कि टोबैको इन एनी फॉर्म इज़ डेंजरस। टोबैको आप किसी तरह से लें वो नुकसानदेह है क्योंकि दिस इज द निकोटीन विच इज़ हार्मफुल, उसमें निकोटीन होती है। एक और चीज़ है, अगर स्ट्रेसफुल अगर आपकी लाइफ है, स्ट्रेस में कंटिन्यूसली आप रह रहे हैं तो हाइपरटेंशन की संभावना बढ़ जाती है। हाँ, दैट वाज माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या स्ट्रेस भी प्रभावित करता है लाइफ को? तो देखिए, एक तो ट्रांजिएंट स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है, जैसे मान लिया हमारा वाइवा है, एग्ज़ाम है, किसी इंटरव्यू की प्रिपरेशन है या कोई और बात हो गई, तो स्ट्रेस में आपके सिंपैथेटिक नर्व की एक्टिविटी बढ़ जाती है। यानी कुछ हार्मोन्स निकलते हैं जिनको हम कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन। कॉमनली आपने सुना होगा एड्रेनलिन, एड्रेनलिन सिक्रीट हो गया, गश ऑफ when एड्रेनलिन, you're kind of exercising or you're kind of getting too way too excited. फियर, राइट, हाँ, या बहुत रश में है, हाँ, some extreme emotion. हाँ, ऐसी इमोशन, तो स्ट्रेस हार्मोन निकलते हैं। स्ट्रेस हार्मोन आपके हार्ट रेट को बढ़ा देते हैं और ब्लड प्रेशर जो वेसल्स उसको कॉन्स्टिट करते हैं, उसको सिकुड़न हो जाती है, तो सिकुड़न से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो ये तो एक मोमेंटरी चीज़ है कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा लेकिन फिर वो नॉर्मलाइज हो जाता है। लेकिन वो हार्मोन्स जो है वो वेसोडाइलेट मतलब वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन वो आपकी वेसल को कॉन्स्टिट करते हैं, तो उससे क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, हार्ट का रेट बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये एक चीज़, लेकिन ये यूजुअली ट्रांजिएंट होती है कि ठीक है थोड़ी देर के लिए हुआ फिर ठीक हुआ। बट अगर यही स्ट्रेस आपका परसिस्टेंट बना हुआ है तो आपके ब्लड वेसल को डैमेज करेगा, बार बार कॉन्स्ट्रिक्शन, तो उसकी थिकनिंग भी हो सकती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो अगर कंटिन्यूअस स्ट्रेस है, परसिस्टेंट स्ट्रेस है, तो ये ब्लड प्रेशर का काज हो सकता है। हालांकि मैं ये कहूँगा कि ये डायरेक्ट तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है ब्लड प्रेशर के लिए, लेकिन ये देखा गया है कि जो लोग स्ट्रेसफुल होते हैं अक्सर एंग्जाइटी या डिप्रेशन में चले जाते हैं, या एंग्जाइटी या डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं, तो उनकी लाइफ स्टाइल चेंज हो जाती है। बोले तो वो फिजिकली एक्टिव नहीं होते ज़्यादा, वो अपनी लाइफ स्टाइल सीडेंटरी यूज रहते हैं, हाँ, बहुत सेडेंटरी हो जाता दे वांट टू लिव एलोन, लोगों से मिलना जुलना और उनके इस तरह से कोई हॉबी नहीं होती, तो वो भी एक तरह से ब्लड प्रेशर की रिस्पॉन्सिबल होता है। तीसरा, अक्सर ये लोग इंडल्ज हो जाते हैं टोबैको, अल्कोहल, स्मोकिंग एटसेट्रा। है। दूसरा, अपने आप में कंट्रीब्यूट करता है बीपी। एंड दे आर नॉट वेरी अवेयर एंड दे आर नॉट वेरी कॉन्शियस फॉर देयर हेल्थ। तो डाइटरी भी इरेटिक डाइट होती है, फास्ट फूड ले लिया, कोल्ड ड्रिंक, हाँ हाँ, तो उनकी डाइटरी हैबिट्स पुअर होती है, लाइफस्टाइल सीडेंटरी होती है, एंड दे ऑफन इंडल्ज इन एडिक्शन, सम सॉर्ट ऑफ एडिक्शन, तो इससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो आई वुड से स्ट्रेस मे नॉट बी डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल बट द स्ट्रेस काजिंग अदर एलिमेंट्स लीड्स टू हाइपरटेंशन।
तो जैसे इसके लिए क्या लाइफस्टाइल चेंजेस करने चाहिए हम लोगों को टू कंट्रोल बीपी? इज इट पॉसिबल विद द लाइफस्टाइल चेंजेस? Yes, it's possible. There are many patients who are diagnosed, newly diagnosed, and they adopt a good lifestyle, even they become off the treatment. उनकी दवाएं बंद भी हो जाती हैं. ओके, ये तो दिस इज समथिंग Yes, दैट आई हाँ, नेवर but it हर्ड। is seen in very minority of patient. बहुत कम पेशेंट में होता है जिनका विल पावर अच्छा होता है या जो डॉक्टर्स के इंस्ट्रक्शंस को रिलीजियसली फॉलो करते हैं पूरी तरीके से. और ये पॉसिबल है. मैं बहुत पॉजिटिव बात करता हूँ. मैं फिर बताना चाहता हूँ कि अगर आप एक अच्छी लाइफ स्टाइल अडॉप्ट करते हैं तो ये पॉसिबल है कि आपको ब्लड प्रेशर ना हो. अगर हो तो बिना दवाओं के कंट्रोल रहे. लेकिन सवाल ये कैसे पॉसिबल है. आपके डाइट में कुछ सर्टेन चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बताया वो है साल्ट. कोशिश करनी चाहिए कि साल्ट हम कम खाएं. लेस देन 6 ग्राम पर डे एक रिकमेंडेशन है. और साल्ट का सीधा संबंध है ब्लड प्रेशर की बीमारी से, खास करके एल्डरली में. जिन लोग ये ज़्यादा अगर कम साल्ट लेते हैं तो कम ब्लड प्रेशर बढ़ेगा. दूसरा, आप जानती हैं आज की जो हमारी मॉडर्न लाइफ स्टाइल है. तो क्या सॉल्ट आर्टरीज को हार्डन करता है? ये परसिस्ट अगर बहुत ज़्यादा तक लें तो उससे वॉल्यूम बढ़ता है ब्लड का, उससे भी प्रेशर बढ़ता है क्योंकि वाटर रिटेन करता है. मोर द साल्ट मोर द वाटर. ओके ओके, एंड द लॉन्ग टर्म इट ऑल्सो डैमेजेस द वेसल्स. ऑलराइट। और जो अभी आप देखें तो हमारा डाइटरी जो पैटर्न चेंज हुआ है, डाइटरी जो बिहेवियर चेंज हुआ है, उसमें हमारी डाइट का एक बड़ा हिस्सा हो गया फास्ट फूड. आई नो, everyone from children to adults to elderly। एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल मेनली फॉर द ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज एक्सेट्रा. क्योंकि मैं एक चीज़ कहता हूँ, देखिए हेल्दी डाइट वो है, या आप ये इस तरह से कर लें कि आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह क्या है. 3 चीज़ें: हाई कैलोरी, हाई फैट एंड हाई साल्ट. और ये तीनों चीज़ें कहीं आपको एक साथ मिलेंगी तो फास्ट फूड मिलेंगे. बर्गर्स, पिज्जाज। तो आप नेचुरल डाइट में बिलीव करना शुरू करें कि आप फास्ट फूड से दूर रहें और नमक कम खाएं. और हमारे कुछ ट्रेडिशनल फूड भी ऐसे हैं जिनमें नमक ज़्यादा होता है. तो मैं पहले अपने मरीजों को यही कहता हूँ कि भाई कम से कम उन चीज़ों का आप बंद कर देंगे तो काफ़ी हद तक आप कामयाबी हासिल. As in, like, which food? अचार, चटनी, Very true। दाल मोठ, पापड़, तो इन सब चीज़ों में हिडन साल्ट होता है. छुपा हुआ नमक बहुत ज़्यादा होता है. तो आप उसको बंद कर देते हैं तो समझिए आधी जंग आपने जीत ली साल्ट वाली. सेकेंड जो डाइट में इंपॉर्टेंट चीज़ है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. Okay। इसको ज़्यादा लेना चाहिए. फ्रूट एंड वेजिटेबल्स में पोटेशियम कंटेंट ज़्यादा होता है, मैग्नीशियम कंटेंट ज़्यादा होता है, जो ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए फ़ायदेमंद होता है. रेगुलेट करता है। तो अगर आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का कंजम्पशन बढ़ा देते हैं तो ये फ़ायदेमंद है आपके. कोई पर्टिकुलर फ्रूट और वेजिटेबल? ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मोर द कलरफुल मोर बेटर. जितने ही कलर्ड फ्रूट आप लेते हैं, लाइफ विल बी ये कलर. कलर्ड पैलेट का बड़ा कॉन्सेप्ट आया है आजकल की, योर प्लेट शुड बी कलर्ड। Yes, and that makes your life colorful. वैरायटी ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल। Variety of fruits and vegetables. Second, dairy products, milk, cheese, curd, etc. इसमें कैल्शियम होता है. कैल्शियम इट्स ऑल्सो गुड फॉर द हाइपरटेंशन. बट लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स आर गुड. तो ये कोशिश करना चाहिए कि अगर आप डाइट में ये सब चीज़ें लेते हैं तो इससे आपका ब्लड प्रेशर काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकता है. और याद रखिए कि अगर आप मेडिसिन भी ले रहे हैं ब्लड प्रेशर की, तो इन मॉडिफिकेशन के साथ, जैसे कम साल्ट खाने से आपकी दवाइयों का असर बेटर हो जाता है या दवाइयों की डोज कम हो जाती है. ओके, ग्रेट। तो दिस इज अ गुड इफेक्ट एंड दिस इज अ बेनिफिशियल इफेक्ट ऑन योर ब्लड प्रेशर, ऑन योर हार्ट, एवरीथिंग. सेकेंड इम्पॉर्टेंट जो आपने बात की वो ये है कि रोल ऑफ एक्सरसाइज. जी, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल चेंजेस में एक्सरसाइज। एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल एक्सरसाइज आर यूजफुल. आप कोई भी लाइफस्टाइल है उसी से ही बीपी बढ़ जाता है। तो सारी एक्सरसाइज फ़ायदेमंद है. आप कोई भी एक्सरसाइज करें, वो चाहे साइकिलिंग हो, जॉगिंग हो, रनिंग हो, स्विमिंग हो, यानी स्पोर्ट्स लाइक बैडमिंटन, गोल्फ, सब यूज़फुल है. बट हम लोग एज ए डॉक्टर जो रिकमेंड करते हैं वो ये करते हैं ब्रिस्क वॉक, ओके। तेज़ पैदल चलना. तेज़ पैदल चलना हम इसलिए रिकमेंड करते हैं कि एक अच्छी एक्सरसाइज है, ये आसान एक्सरसाइज है. सबसे ज़्यादा इस पर रिसर्च हुए हैं कि ये फ़ायदेमंद है और हर उम्र में की जा सकती है. इसके लिए कोई इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं होती. तो ब्रिस्क वॉक फॉर 30 to 45 मिनट इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज. तो अगर आप हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं तो बेटर है कि आप इसको शुरू कर दें. राइट. तो दिस इज द बेस्ट एक्सरसाइज. इसके अलावा Anyone can do it anywhere, anytime, no? yes, and across the all ages, all both genders, they can do it. Right. तो जैसे ब्रिस्क वॉक जो होता है वो क्या स्पीड, एक मिनिमम, जैसे लाइक सपोजिंग यू आर लिविंग इन अ कॉलोनी, राइट, और आपका कॉलोनी का जो लेन्स हैं वो 0.5 किलोमीटर को कवर करता है,
तो वो 500 मीटर्स को कितनी देर में कवर करेंगे तब वो ब्रिस्क वॉक मानी जाएगी? एग्जैक्ट स्पीड तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन एक चीज ब्रिस्क वॉक उसको कहते हैं जब आप पहाड़ों से उतर रहे होते हैं तो कभी आप धीरे नहीं उतर पाते, आप बहुत तेज, हाँ, द दैट इज स्पीड ऑटोमेटिकली गोज अप। दैट इज द ब्रिस्क वॉक। इट शुड बी बिटवीन रनिंग एंड वॉकिंग। ओके। द एम इज कि आपको फिजिकली एक्टिव रहना है। देखिए, अगर आप एक्टिव रहना चाहते हैं तो दिस इज योर, यू शुड कीप इन योर माइंड ऑलवेज कि मुझे एक्टिव रहना है। अब जैसे आप लिफ्ट का इस्तेमाल मत करें, स्टेयर्स का इस्तेमाल करें, आप एक्टिव रहें। बस स्टॉप, आपको मालूम बस स्टॉप तो 2 बस स्टॉप पहले उतर जाइए, वॉक कर लीजिए। कार पार्किंग आप करते हैं तो थोड़ी दूर कार पार्क कर दीजिए, आप पैदल चले जाइए अपने ऑफिस, तो नेचुरली आप फिजिकली एक्टिव रहेंगे। राइट, राइट, राइट। इट्स ऑल अबाउट बीइंग एक्टिव फिजिकली। ये सब चीज़ें हैं जो बहुत आपको वो करती हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमारे कंट्री के लिए, दैट इज मैटर ऑफ प्राउड, दैट इज योगा। If somebody adopts yoga, it's good for the hypertension. How? Because it makes your body flexible. And flexible body is healthy body. देखा अक्सर एज के साथ साथ स्टिफनेस डेवलप हो जाती है, बॉडी स्टिफ है, बहुत लोग बताते हैं बोन स्टिफ होने हाँ लगती या है। बॉडी स्टिफ है कि साथ मोमेंट बहुत स्टिफ होता है। तो योगा गिव्स यू द रिलैक्स्ड फ्लेक्सिबल बॉडी। एंड अगेन योगा डजंट रिक्वायर एनी इंस्ट्रूमेंट, यू कैन डू एनीवेयर बट अंडर द सुपरविजन ऑफ द गाइड कि कौन सा योगा मेरे लिए यूजफुल है। एंड इट ऑल्सो गिव्स अ सॉर्ट ऑफ स्पिरिचुअल रिलैक्सेशन, तो दैट हैज अ रोल इन द हाइपरटेंशन। तो हार्मोन्स का रिलीज भी इजी हो जाता है। Yes, and you release the better hormones, good hormones in the body, right? Parasympathetic activation होता है in contrast to sympathetic continuously. So this gives you a sense of well-being and it makes your body healthy, right? So diet, एक तो योगा से आपका बॉडी फ्लेक्सिबल हो रहा है, दूसरा आप अच्छे हार्मोन्स रिलीज कर रहे हैं। yes, and you have a sense of well-being also, and that doesn't require much. लेकिन लोग अक्सर ज़्यादा अच्छा फील करते हैं वो जिम में फीस जमा करके और जाना, तो उससे उन लोगों का कंप्लायंस बेटर हो जाता है, कभी कभी ये भी होता है। बट ऑल एक्सरसाइज आर गुड फॉर हाइपरटेंशन। ऑल ऑफ देम, एनीवेयर, एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज, बस करिए, यस, एक्सरसाइज करिए। हाँ, यू हैव टू बी एक्टिव। ठीक है। तो सर, आई मीन, फाइन, वी टॉक्ड अबाउट द लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। इसके अलावा जैसे ट्रीटमेंट ऑप्शंस, लेट अस कम टू दैट, कि क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है? देखिए, ट्रीटमेंट ऑप्शंस तो वी हैव ए सो मेनी ड्रग्स। A good research has been done as far as the pharmacotherapy of the hypertension is concerned. फार्माकोथेरेपी, फार्माकोलॉजी, ड्रग थेरेपी जिसे हम कहते हैं, इसमें बहुत सी ड्रग अवेलेबल हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपका डॉक्टर्स आपकी पूरी प्रोफाइल को देख करके इंडिविजुअलाइज थेरेपी डिसाइड करता है कि किस पेशेंट को हमें कौन सी मेडिसिन देना है। फिर मान लीजिए हम कहते हैं 6 ग्रुप की मेडिसिन है, एस इनहिबिटर, बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, सो मेनी मेडिसिन आर देयर for the hypertension. Beta blockers, I've heard it a lot. Like, I mean, if you could just tell a bit about it, what it actually is. Beta blockers are the good drugs, especially those who have the cardiac elements. कार्डिक प्रॉब्लम है, पॉल्पिटेशन है, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन है, उस कंडीशंस में। तो मैं आपसे ये बताना चाह रहा था कि जो डिफरेंट ग्रुप ऑफ ड्रग्स हैं वो डॉक्टर्स उसकी प्रोफाइल देख करके तय करता है कि कौन सी ड्रग किसको देनी है। तो वी हैव डिफरेंट ग्रुप ऑफ ड्रग्स, जैसे मैंने बताया आपसे, एस इनहिबिटर, ARBs, बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, कुछ सेंट्रली एक्टिंग होती हैं, ब्रेन में काम करती हैं। बट दिस इज द डॉक्टर्स वुड डिसाइड एज इंडिविजुअलाइज थेरेपी कि किस पेशेंट को हमें कौन सी दवा देनी है, जिसको हम टेलरिंग ऑफ थेरेपी भी कहते हैं, क्योंकि एक ड्रग सभी को सूट नहीं करती। अगर यस, फॉर द बीपी वी यूज डिफरेंट ड्रग्स फॉर द डिफरेंट पीपल। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई यंग पेशेंट है उसके लिए मेडिसिन अलग होती हैं, कोई ओल्ड है, एल्डरली, उसके लिए मेडिसिन अलग होती हैं। जैसे डायबिटीज़ के साथ अगर ब्लड प्रेशर के साथ डायबिटीज़ की बीमारी है तो अलग मेडिसिन यूज़ करनी होती है। इस तरह से ब्लड प्रेशर के साथ अगर हार्ट की बीमारी है तो कुछ दवाएं ज़्यादा फायदेमंद होती हैं। इस तरह से प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर हो जाता है अक्सर, तो प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन है, उसमें अलग दवाइयाँ जो प्रेगनेंसी में सेफ़ हैं, वैसे वो बहुत ही हार्मफुल हैं। तो ये डॉक्टर डिसाइड करता है किस पेशेंट को कौन सी मेडिसिन देनी। तो अक्सर मैं देखता हूँ मरीज बहुत गलती करते हैं कि घर में किसी दूसरे की दवा है वो खुद इस्तेमाल करने लगते हैं या खुद खाने लगते हैं। I've seen that myself. यस, तो इससे साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं और कभी कभी बहुत ज़्यादा इमरजेंसी भी हो सकती है। याद रखिए, एक दवाइयाँ सबके लिए सूटेबल नहीं होती हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो डॉक्टर ने आपको दवाएँ लिखी हैं, आप सिर्फ उसी दवा का इस्तेमाल करें, ना कि किसी दूसरे मरीज़ की दवा का इस्तेमाल करें, क्योंकि हर मरीज़ के लिए दवाएँ अलग होती हैं। वो दवाएँ उसी के लिए सूटेबल होती हैं और दूसरे को नुकसान पहुँचा सकती हैं। सबका फिजियोलॉजी अलग है, सब उसके हिसाब से डॉक्टर रेकमेंड कर रहे हैं, तो अपने दिमाग से नहीं लेनी है दवाई। और ट्रीटमेंट के बारे में जो आपने बात की, सबसे बड़ा जो इशू है
वो जो हम लोग अपनी डे टू डे प्रैक्टिस में हम लोग फेस करते हैं वो ये है कि कंप्लायंस। बहुत से लोग इस बीमारी को संजीदगी से नहीं लेते, सीरियसली नहीं लेते हैं और वो दवाइयाँ रेगुलर नहीं लेते हैं। क्योंकि कोई सिम्टम्स है नहीं, उनको दिख रहा नहीं है कि क्या अंदर हार्म हो रहा है बॉडी के अंदर, तो वो मेडिसिन लेना ही बंद कर देंगे। कॉम्प्लायंस, दे डोंट कंप्लाई टू द मेडिसिन एंड और वट एवर द डॉक्टर्स से। तो उससे क्या जैसे ये हम खुद देखे हैं अपने घर में भी, अपने रिलेशंस में भी देखे हैं कि जहाँ बीपी कंट्रोल हुआ, जहाँ सर दर्द कम हुआ, जहाँ ऊपर के जो भी सिम्टम्स हैं वो ख़त्म हुए, दे स्टॉप टेकिंग मेडिकेशन। तो इसके क्या खतरे हो सकते हैं? नहीं, उसके खतरे ये होते हैं जैसे आपने बहुत दिनों तक दवाएं छोड़ दी, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो उससे आपके हार्ट पे और ब्रेन पे डैमेज होता है। और अनफॉर्चुनेटली बहुत से मरीज हमारे पास ऐसे आते हैं जिन्होंने दवाएं महीना 2 महीना 4 महीने छोड़ दी और सडनली ब्रेन हेमरेज या हार्ट अटैक जैसी चीज़ें लेकर के आते हैं, या सांस फूलने लगी, हार्ट फेलियर जैसी चीज़ें होने लगी, तो ये लेकर के इमरजेंसी में आते हैं। ये वही पेशेंट होते हैं जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारी है लेकिन अपनी दवाइयाँ समय से न लेकर के और उसको इरेगुलर लेते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर ने आपको जो दवाइयाँ जिस समय बताई है उसी समय लें, जिस डोज में बताई गई है उसी डोज में लें, और जो बाकी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन बताया गया उसको फॉलो करें। तो आप एक बहुत अच्छी सक्सेसफुल लाइफ जी सकते हैं और हाइपरटेंशन पूरी तरीके से आपका कंट्रोल में रह सकता है और जो डैमेजेस हैं उससे आप बचे रह सकते हैं। तो कंप्लायंस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट इशू इन ऑल हाइपरटेंसिव पेशेंट। अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना है। खास करके दवाइयाँ बिना डॉक्टर के मशवरे के ना लें। तो जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं खतरों की, तो क्या इसके रेगुलर हेल्थ चेकअप्स की और स्क्रीनिंग्स की क्या इंपॉर्टेंस है? देखिए, जहाँ तक हाइपरटेंशन की डायग्नोसिस का सवाल है कि आपको हाइपरटेंशन है या नहीं, उसका एक ही तरीका है, ब्लड प्रेशर को मेज़र कराना। अगर वो लगातार बढ़ा हुआ तो हाइपरटेंशन के मरीज़ हैं। लेकिन उन हाइपरटेंशन के मरीज़ों में डॉक्टर अक्सर कुछ जांचें लिखते हैं, वही देखने के लिए कि कहीं कोई टारगेट आर्गन डैमेज तो नहीं हुआ है। जैसे हार्ट की अगर आप बात करें तो अक्सर डॉक्टर ईसीजी कराते हैं या इको कराते हैं देखने के लिए आपका हार्ट कहीं इलाज तो नहीं है, उसका साइज़ बढ़ तो नहीं गया है, या हार्ट कितना फंक्शन कर रहा है, उसका सिस्टोलिक फंक्शन कितना है, डायस्टोलिक फंक्शन कितना है। इसके लिए कुछ जांचें कराई जाती हैं, जैसे सीजी को। इस तरह से किडनी के लिए कुछ यूरिन एग्जामिनेशन कराते हैं कि कहीं प्रोटीन लीकेज तो नहीं हो रहा, जो अक्सर हाइपरटेंशन से डैमेज होने पे होता है, या यूरिया क्रिएटिनिन ब्लड की कुछ जांचें कराते हैं। तो ये डॉक्टर्स देखते हैं, इवेलुएट करते हैं कि किस आर्गन पे डैमेज के संभावनाएं हैं या क्या ऐसे कोई सिम्टम है जो ये बता रहे हैं कि आर्गन डैमेज हुआ है, तो उसी हिसाब से हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ ये ज़रूर बताना चाहूँगा मैं कि हाइपरटेंशन के अक्सर मरीजों को साथ में डायबिटीज़ भी होती है या उनका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा होता है। तो हाइपरटेंशन के सभी मरीजों को अपनी ब्लड शुगर की जांच भी करा लेनी चाहिए और लिपिड प्रोफाइल भी, क्योंकि ये भी हार्ट के लिए खतरा होते हैं। जिस तरह से ब्लड प्रेशर एक हार्ट की बीमारी के लिए खतरा है, उसी तरह से डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना भी हार्ट की बीमारी के लिए खतरा है। तो ये कुछ जांचें हैं जो बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस हैं, जो आपका डॉक्टर जब आप कंसल्ट करते हैं तो वो जांचें लिखते हैं और कराते हैं, और मैं समझता हूँ उससे करा लेना चाहिए ताकि आपको कॉम्प्लिकेशंस का पता चल जाए। ये रेगुलर हेल्थ चेकअप्स में आता का रहेगा। पार्ट होता है। ओके, जिन लोगों को ऑलरेडी ये डायग्नोज हो गया कि हाइपरटेंसिव हैं, तो उनके लिए उनके फैमिली मेंबर्स उनको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं या फ्रेंड्स कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? अगर आपके परिवार में, फैमिली में कोई हाइपरटेंसिव पेशेंट है, हो सकता है जो बुजुर्ग आपके घर में हो, उनको ब्लड प्रेशर हो या आपके माँ बाप को हो, तो मेरा तो कहना ये कि सबसे पहली चीज़ है कि आप हेल्दी डाइट में सभी विश्वास रखें। घर में जो खाना बनाए वो हेल्दी डाइट हो ताकि उसका कंजम्पशन सभी करें तो सभी हेल्दी रहेंगे। जैसे मैंने बताया, फ्रूट्स वेजिटेबल्स बढ़ा दें, नमक को कम रखें, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट रखें और तेल घी का इस्तेमाल कम से कम करें जहाँ तक पॉसिबल हो। तो अगर आप नेचुरल डाइट लेते हैं तो जिनको ब्लड प्रेशर नहीं है उनको ब्लड प्रेशर होने की संभावना कम हो जाती है, या जिनका ब्लड प्रेशर है और दवाइयाँ ले रहे हैं उनका कंट्रोल आसान हो जाता है और डॉक्टर के लिए भी आसानी होती है, क्योंकि दवाएं बढ़ानी नहीं पड़ती हैं बल्कि कभी कभी दवाएं कम करनी पड़ जाती हैं। दूसरी बात है कि अपनी फैमिली मेम्बर्स को इस बात के लिए बार बार ताकीद करें कि वो ड्रग का कंप्लायंस बेटर रखें। डॉक्टर के बताए हिसाब से दवाएं समय से खाएं, सही डोज में खाएं जैसा कि उनको बताई गई है। Any other way that family members can support their loved ones? मेक द एटमॉस्फेयर लाइवली, स्ट्रेस कम करें जहाँ तक हो सके फैमिली में, एंड कीपिंग टुगेदर, सिटिंग टुगेदर, टॉकिंग, और अपने जो बुज़ुर्ग हैं घर में उनको समय दें थोड़ा, तो इससे आप जो है घर का माहौल स्ट्रेस फ्री रख सकते हैं और इससे बीमारियों से भी काफ़ी हद तक बचाया जा सकता है। यहाँ पर आप हमारे जो लिसनर्स हैं उन लोगों को लास्ट में कौन कौन सी चीज़ें आप एक बताना चाहेंगे जो बहुत ज़रूरी है उनके लिए जानना? ये आखिरी सवाल है लेकिन अहम सवाल है ये कि ब्लड प्रेशर से कैसे बचा जा सकता है या कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो पहली चीज़ ये कि आप देखें कि आप ओवरवेट या ओबीस तो नहीं है। अगर आप
आपका वज़न ज़्यादा है या आप मोटापे के शिकार हैं तो पहला काम ये करें कि डाइट और एक्सरसाइज से अपने वज़न को कम करें। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप अपने आप को फिज़िकली एक्टिव रखें, जहाँ तक हो सके सेडेंटरी लाइफस्टाइल से बचें। तीसरा, जैसे मैंने बताया, नमक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। खाने में नमक मॉडरेट रखें, कम रखें जहाँ तक हो सके, लेस देन 6 ग्राम रिकमेंडेड है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का कंजम्पशन बढ़ाएं। अगर आप फल सब्जियाँ ज़्यादा खाते हैं, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट लेते हैं तो ब्लड प्रेशर से बचाव होता है। टोबैको इन एनी फॉर्म इज़ डेंजरस। सिगरेट, स्मोकिंग, बीड़ी, तंबाकू, एल्कोहल, इन सब चीज़ों से अपने को बचाएं, इससे दूर रखें, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। स्ट्रेस जहाँ तक हो सके कम करें, और इन सब चीज़ों को अगर आप अपने लाइफस्टाइल में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अडॉप्ट करते हैं तो आप ब्लड प्रेशर से बचे रहेंगे, और अगर ब्लड प्रेशर है तो वो काफ़ी हद तक कंट्रोल रखें। तो आज के पॉडकास्ट में हमने जाना हाइपरटेंशन के बारे में। हाइपरटेंशन क्या है, क्यों होता है, क्या क्या रीजंस हैं इसके, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, क्या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हो सकती हैं, और सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और डोजेस की कॉम्प्लायंस में कैसे इसको हम लोग कायदे से कंट्रोल करके एक अच्छी लाइफस्टाइल जी जा सकते हैं। अगला पॉडकास्ट हम लोग करेंगे डायबिटीज़ पे। डायबिटीज़ से रिलेटेड आपके जितने क्वेश्चंस हैं प्लीज़ राइट देम इन द कमेंट सेक्शन। हाइपरटेंशन अपने आप में एक साइलेंट किलर क्योंकि माना जाता है, तो प्लीज़ अवेयर रहिए और अपने आसपास सभी को अवेयर करिए। ओनली अवेयरनेस इज़ द की। नमस्कार।